टेलीग्राम पर जाकर के मैंने एक पिन कमेंट में या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी फ्री नोट्स का जो लिंक है उसको आप क्लिक करके जो 3 सब्जेक्ट के नोट्स हैं अभी ईवीएस और मैथ्स पेडागोजी को थोड़ा सा भी शायद और समय लगे बट वो मिल जाएंगे आपको उसी ड्राइव के लिंक में और टेलीग्राम पर भी। तो स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल लेट्स लर्न स्क्वाड है। इसके अलावा किसी भी, मैं ये बात हर रोज अब मुझे कहनी पड़ेगी, किसी भी फेक वेबसाइट, किसी भी फेक चैनल या कुछ भी, मतलब आपको तो फेक उस टाइम पे नहीं लगता है बट बाद में कोई भी कोर्स अगर आप कहीं से भी खरीद रहे हैं तो उसको प्लीज मत खरीदिए, क्योंकि जो ऑफिशियल या जो ऑथेंटिक कोर्सेज हैं वो सिर्फ करियर ऐप पर अवेलेबल हैं। केवीएस का एक बैच आया हुआ है और एक बैच आया हुआ है आपका पेडागोजी स्पेशल का केवीएस के लिए, तो दैट्स इट। इसके अलावा कोई और बैच अभी नहीं है जिसमें एडमिशन ओपन हो, तो किसी और नाम पे कुछ भी बच के रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आ जाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर है 1 आपके सामने। वैसे तो आज सैटरडे है, कल हम छुट्टी रखने वाले हैं, मैं इन एडवांस आपको बताने की इच्छुक हूँ। जो लोग सीटेट वाले इसलिए परेशान हो रहे हैं कि सीटेट की तैयारी कब करेंगे, क्या होगा अब आगे, है ना, तो आपको जो मैराथन्स मिली हैं इतने आप उनका प्रयोग कीजिए और ये फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए पोल में। क्वेश्चन लगाने से पहले ही पोल दे दिए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आ जाइए आप लोग, स्टार्ट करेंगे, फिर आज की कहानी को समझेंगे क्या है चीजें, कैसे वर्क करने वाली हैं, फिर आगे चल के बात करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। हम करेंगे कुछ टोटल 20 क्वेश्चंस। एक रूल याद रखना है कि बच्चा जहां एक्टिव है, ये बिल्कुल मूल मंत्र की तरह है कि जहां बच्चा एक्टिव है, यानी वो प्रोबेबिलिटी, जब आप फंस रहे होंगे क्वेश्चन में तो देखेंगे बच्चा ज्यादा एक्टिव कहां है, तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। हालांकि ये इस तरह के क्वेश्चन में नहीं लगेगा क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब इसमें तो या तो आपको ये पता है या तो नहीं पता है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं अपनी तरफ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू the teacher brings in a variety of material into her classroom like abacus, Dines block, currency notes, जैसे 1 रुपए का नोट या सिक्का, whatever, 10, 100 rupee note. Which principle of Dines theory is the teacher referring to in the above scenario? तो ये डाइंस थियरी है जिसमें उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स की बात की है ना। और ये जॉल्टन पाल डाइंस एक हंगेरियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये 4 प्रॉपर्टीज या प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। इस बार से ये पूछा जाने लगा है तो आपको पता होना चाहिए कि कहानी है क्या। ठीक है बात। तो अगर हम बात करते हैं, क्या पूछा है कि प्लेस वैल्यू स्थानीय मान समझते हैं ना आप, है ना, 1s, 10s, 100 एंड ऑल। ठीक, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा वगैरह जो आप सीखते हैं। प्लेस वैल्यू दूसरी होती है फेस वैल्यू, वो आप गणित में पढ़ चुके हैं उदय सर के साथ। तो प्लेस वैल्यू की जब हम बात करें तो एक टीचर जो है वैरायटी ऑफ मटेरियल्स के बच्चों को प्लेस वैल्यू समझ में आ सके, उसके लिए अबैकस आप जानते हैं, काउंटिंग वगैरह में, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। डाइंस ब्लॉक का भी सेम ही है, प्लेस वैल्यू के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, इन सब के लिए यूज किया जाता है। ठीक, और करेंसी नोट्स लेके आए, यानी वेरियस टाइप ऑफ मटीरियल्स लेकर के क्लासरूम में टीचर आई है, टीचिंग लर्निंग एड लेकर के आई है। तो ये कौन से प्रिंसिपल को इस सिनेरियो में रेफर कर रही हैं जब वो डाइंस ब्लॉक, अबैकस, नोट्स ये सब लेकर के आ रही हैं? तो पहला प्रिंसिपल है डायनेमिक प्रिंसिपल, दूसरा है मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल, आप लोग कह रहे हैं डी। देखिए, इसमें इसको एक बार पढ़ लीजिएगा या मैराथन वगैरह में हम देख लेंगे एक बार, तो इसमें डी नहीं होगा। कंस्ट्रक्टिविटी जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि भाई आप जिसको आप आंसर कर रहे हैं ज्यादातर लोग, जो कि गलत है, कि आप पहले कॉन्सेप्ट समझा दीजिए उसके बाद एनालिसिस पर जाइए। इसमें मटेरियल की बात एज सच नहीं हुई है, इसको कंस्ट्रक्टिविटी मतलब प्याजे से मत जोड़िए, ये अलग है। ठीक है, ये अपने आप में फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो आपको थियरी पढ़ के ही समझ में आना चाहिए। तो हालांकि मैं ये चारों बता देती हूं आपको। कंस्ट्रक्टिविटी प्रिंसिपल क्या है कि भाई ये क्या है कि आप पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद एनालिसिस पर जाते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं आपका डायनेमिक प्रिंसिपल का, तो डायनेमिक प्रिंसिपल में आपको थोड़ा रियल वर्ल्ड नॉलेज बच्चे को हो, कुछ एक्सपीरियंसेस दिए हो, फिर जाकर के आप आगे बढ़ते हैं, मटेरियल वगैरह का यूज करेंगे। मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी में क्या है कि आप एक टूल का, अगर आप वेरिएबल्स को समझा रहे हैं तो मल्टीपल वेरिएबल्स को समझाने के लिए आप एक टूल का प्रयोग करते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट है परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल, जो कि यहां सही उत्तर है। जो ये परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल है, ये मल्टीपल जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए मल्टीपल टूल्स का प्रयोग करने की बात करेगा, है ना, मल्टीपल टूल्स का प्रयोग करने की बात करेगा। जैसे कि यहां पे हुए हैं मल्टीपल टूल्स प्रयोग में आए हैं, यूज में आए हैं, जैसे अबैकस है, डाइंस ब्लॉक है, नोट्स हैं। तो परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल में आप एक
परसेप्शन को या उसके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए मल्टीपल वेरिएबल्स का यूज करते हैं, जिससे वो अलग अलग, मान लीजिए डाइंस ब्लॉक है तो उससे भी समझ बनेगी, मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स यहाँ यूज हो रहे हैं। जबकि मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी में एक वेरिएबल्स को समझाने के लिए एक टूल यूज हो रहा था, यहाँ पे मल्टीपल टूल्स यूज हो रहे हैं। जस्ट हल्का सा ऑपोजिट कह सकते हैं इसको। तो डायनेमिक यहाँ पे उत्तर नहीं होगा, ना आपका डी होगा। कंस्ट्रक्टिविटी में हमने बात कर ली, पहले कॉन्सेप्ट बाद में एनालिसिस। तो परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल है, ये एकदम फैक्ट है। और अगर हम बात करें, ये 4 है, इनका नाम भी ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, शायद आज इंक्लूडेड भी है, कि ये नाम भी पूछ लेता है आपसे कि डाइंस की जब हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने कौन से प्रिंसिपल्स, 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है या नहीं है। तो डायनेमिक याद रखना है, मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी, फिर परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी और आपका कंस्ट्रक्टिविटी प्रिंसिपल। तो ये डाइंस ब्लॉक है जिसको हम यहाँ देखेंगे और इसके लिए हम वंस टेंस वगैरह का प्रयोग करेंगे, समझेंगे। मान लीजिए आपको प्लेस वैल्यू है वंस टेंस 100, तो इन डाइंस ब्लॉक्स का यूज करके ये अच्छे से प्लेस वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इन सबको सिखाया जाता है। टीचिंग लर्निंग एड्स में TLM में आते हैं, ठीक है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये प्लेस वैल्यू, ये सब हम डाइंस ब्लॉक से सीख रहे हैं। डाइंस ब्लॉक पे बहुत क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। एरर जहां लिखा होगा आप समझ जाएंगे कि बच्चे को एक्टिव रखना है और कोई बात इसमें मूल नहीं हो सकती, ठीक है। बताइएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 है, एरर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स, यानी जो गलतियां हैं वो महत्वपूर्ण या मुख्य भूमिका निभाती हैं गणित को सीखने में। इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? यानी जो त्रुटियां हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं बच्चे के सीखने में। अब ये CDP का कॉन्सेप्ट है जो आपको पेडागोजी में हर जगह काम आएगा, है ना। इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं लेते, करवाएंगे यार, डोंट वरी। ऑलरेडी जो कराया हुआ है उतना तो देख लो कम से कम, है। चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं बी ऑप्शन की, सारी मैराथन्स भी होंगी, डेट अनाउंस तो हो जाने दो, इतने खुद भी तो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे कि नहीं। देखिएगा, अगर हम बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो बी ऑप्शन क्या है? जो लोग 93% लोग बी कह रहे हैं, जो कि सही भी है। जहां बच्चा एक्टिव है, बच्चे की भलाई की बात हो रही है, यानी जो गलतियां हैं, एरर्स हैं, त्रुटियां हैं, तो ये बात सही है कि गलत है कि इंपॉर्टेंट होती हैं? बिल्कुल सही है, फॉल्स नहीं हो सकती ये बात कि एरर्स इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है गलतियां, इनको हम गलत नहीं कह सकते इस स्टेटमेंट को। तो ये ट्रू ही होगा, तो ट्रू बी ऑप्शन में है। They help teacher understand how children construct mathematical concepts, यानी जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां बच्चे से हो रही हैं, वो शिक्षक को यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे करते हैं, वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कैसे करते हैं। बच्चे इस बात को समझने में गलतियां हमारी मदद करती हैं। फिर भी डी ऑप्शन देखेंगे क्योंकि ये भी ट्रू ही बोल रहा है इस बात को। एज एरर्स आर इंडिकेटिव ऑफ लो IQ, ये किसने कह दिया कि जिसका IQ ज्यादा है उससे कभी कोई गलती नहीं होगी, या गलती हो रही है तो इसका मतलब IQ कम है? ये तो खराब बात होगी, बच्चे के भले की बात ही नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो गलतियां बच्चे करते हैं उससे आपको समझ में आएगा कि सोच कैसे रहे हैं, वो किसी कॉन्सेप्ट को समझ कैसे रहे हैं। आप जैसे समझा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उनको कैसे समझ में आ रहा है, तो वो आप उनकी गलतियों से पता लगा पाएंगे कि गलतियां क्या है, एक विंडो का काम करेंगी लर्निंग प्रोसेस में। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने और जवाब दीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कौन है ये व्यक्ति जो दुखी है? हाँ देखो नोट्स, यार बहुत सारी चीजें होती हैं और इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि अब मैं आपको कुछ भी इस पे करेंगे बात, मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है। आपकी वजह से इंटरेस्ट डेवलप हुआ है सीटेट में, बहुत बढ़िया। कौन है ये व्यक्ति? मीनल भार्गवा। हाँ, एग्जाम कब होगा? जब होगा, यही तो ना, एग्जाम खुद डिले हुआ है। अगर देखा जाए 16 से इन्होंने बोला था, तो एग्जाम डेट आ जाएगी, 7 दिन में निपटा देंगे सब। देखिएगा, माई सिस्टर गॉट 124 in 1 month. I'm preparing from 1 month. निक्की कह रही है, can I get 110 plus from your free notes? बिल्कुल बिल्कुल निक्की, और जो मैराथन सेशंस होंगे उनको देखिएगा ना, आप अच्छा करेंगे। तो सी ऑप्शन कह रहे हैं आप में से कई लोग। समझते हैं क्या कहानी है। अ कॉमन एरर दैट वी ऑफन एनकाउंटर, कॉमन एरर समझ रहे हैं जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, दैट वी ऑफन एनकाउंटर, जो हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, व्हेन चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू एड 2 फ्रैक्शंस। समझ रहे हैं ना, वो 1/2 और 1/3 को जोड़ने को कहा गया, तो बच्चा क्या करेगा, 1 और 1 2 और 3 और 2 5 ऐसे कर देगा। ये चीज बहुत कॉमन है, कॉमन एरर है। बचपन में आपने भी कभी ना कभी तो किया ही होगा। शौर्य सिंह तुमने किया है ना? किया ना, लेकिन ऐसे नहीं होगा ना। कैसे होगा? एलसीएम होगा या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सही बात है। तो ये कॉमन एरर है।
दे एड दी न्यूमरेटर, जिसको हम जो भी अंश बोलते थे, हर बोलते थे, अंश बोलते थे न्यूमरेटर को हिंदी में, और जो हर है यानी डिनोमिनेटर है उनको अलग अलग जोड़ देते हैं बिना एलसीएम लिए, बिना कुछ और करे। और व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर सच अ मिसकॉन्सेप्शन। अब ये एक मिसकॉन्सेप्शन है बच्चों में, एक गलत अवधारणा है या वैकल्पिक अवधारणा है। इसके लिए क्या करें हम, इसको जब आप एनकाउंटर करते हैं, एक कॉमन गलती है जो भिन्नों का योग करते समय ऐसा होता है। लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचर, मतलब टीचर की ही सीधी गलती है। भाई पहले रीजन तो पता लगाओ। लैक ऑफ अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास, और अगर टीचर की गलती है तो दुनिया के सारे बच्चे एक आध बार तो जब ये सीखते समय कर ही देते होंगे, तो सारे ही टीचर खराब हो गए फिर तो। लैक ऑफ अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास, बच्चों में कमी हमें निकालनी ही नहीं होती। जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स लर्नड इन एडिशन बीइंग अप्लाइड टू फ्रैक्शंस, यानी योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना। ऐसा लैंग्वेज में भी होता है कि बच्चे ने मान लीजिए सेकंड फॉर्म सीखा है या सीखी है तो वो ईडी हर जगह लगा देगा। तो कई बार जो जनरलाइजेशन है, ओवर जनरलाइजेशन है, जो फैक्ट्स बच्चे ने एडिशन के टाइम पे, जोड़ने के टाइम पे, योग के समय पे सीखे थे, वो उसने ओवर जनरलाइज करके उनको यूज कर लिया है। उसने सीधा सीधा जो उसको आता था उसी से कुछ भी बना दिया। तो ये जनरलाइजेशन है, सामान्यकरण है कि ये वाले नियम जब योग में ऐसे लागू होते हैं कि भाई 11 और 12 को जोड़ रहे हैं, हाँ 2 + 1 3 हो गया और 1 + 1 2 हो गया, तो ऐसे ही होता होगा। ये जो नियम उसने योग में सीखा था वो फ्रैक्शंस में भी उसने लागू कर दिया, बात तो ठीक है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऐसा यहाँ पे हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब ज्यादातर बच्चों को ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल की वजह से हो रहा होगा, ऐसा अक्सर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और हल्का सा जवाब बढ़िया से दीजिएगा पोल में। पोल वाले भैया इतने स्लो क्यों हो आप? है भाई, सो जाते हो बीच में, तो एक दिन बाद दोगे पोल। फिर देखिएगा, प्रीवियस ईयर करती हूँ तो 105 आते हैं, क्या पास हो जाऊंगी? शिखा, अगर फ्रेश सेट लगाने पे 105 आ रहे हैं तो पास हो जाओगे, है ना। और कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि जो कॉन्सेप्ट उसमें है वो समझ में आ रहे हैं या फिर ऐसे ही तुक्के में आ जा रहे हैं 105। तबियत हाँ थोड़ी सी ऐसी है अमायरा, ये पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा लोड हो गया और अभी भी कुछ चीजें, बहुत सारे प्लान्स कैंसिल करने के बाद भी कहीं कहीं तो कुछ कुछ काम तो निपटा नहीं होते हैं। देखिएगा तो फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्मेटिव टास्क, द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्मेटिव टास्क टू असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा कलेक्शन इज, यानी छात्रों के आंकड़ों के संग्रहण। टॉपिक देखिएगा क्या पूछा है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्मेटिव टास्क, यानी फॉर्मेटिव मतलब रचनात्मक, जिसमें बच्चा एक्टिव हो, टू असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी आंकड़ों के संग्रहण, डेटा कलेक्ट करने को कह रहे हैं। आसपास का एरिया है उसके बारे में कुछ जाने। डेटा कलेक्शन कैसे? डेटा कलेक्शन के बारे में आपको बच्चों की समझ को असेस करना है। क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है क्लासरूम डिस्कशन, कक्षा में विचार विमर्श कराएंगे डेटा कलेक्शन के लिए। अगर आपको तो समझ जाननी है, चलो करा सकते हैं। क्रॉसवर्ड, पहेली पूछेंगे, पहेली डेटा कलेक्शन के लिए, ये तो गड़बड़ है। सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट, सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना, यानी आपने कोई सर्वे कराया था आसपास और उसके बारे में अब बच्चा बात करेगा, क्योंकि सर्वे करने गया और पूछा कि अच्छा आपके घर में कितने कूलर हैं, कितने बच्चे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, है ना, ये चीज है कि नहीं है, तो ये सब पता लगेगा बच्चे को डेटा के बारे में। उसके पास डेटा आएगा और उसको एनालाइज कर पाएगा, तो ये ज्यादा बेहतर है। रोल प्ले, अगेन ये लैंग्वेज बेस्ड या वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह के लिए समझ में आता है, बट जब हम डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसके बारे में बच्चे की समझ को के आकलन की बात कर रहे हैं, तो डेटा को सबसे अच्छे तरीके से जांचा जा सकता है सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट से, है ना, जिसमें बच्चा एक्टिव है। इस प्रोजेक्ट को समझ के ये मत सोचने का कि ये बहुत सालों का प्रोजेक्ट है तो इसको समेटिव में जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर आप सर्वे के थ्रू डेटा को नहीं जानेंगे तो कैसे जानेंगे, ठीक। आप कह रहे हैं अगर जो जनगणना होती है, जिसको हम कह रहे हैं सेंसस है, या इस तरह की और भी चीजें कि भाई कितने % लोगों ने इंडिया में वैक्सीन लगवाई, क्या हुआ, ये सब ये डेटा से पता लगेगा। तो सर्वे बेस्ड जो प्रोजेक्ट है, सर्वे से पता लगेगा कि डेटा क्या है, तो डेटा के आकलन के लिए सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट रहेगा, डिस्कशन से भी ज्यादा, क्योंकि बच्चा एक्टिव है, रियल लाइफ में उसको डेटा का जो सामना करना पड़ेगा वो सी ऑप्शन में करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, जवाब दीजिएगा पोल में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन मैथमेटिकल एक्टिविटीज एट प्राइमरी लेवल कैन हेल्प इन मेनी वेज लाइक, यानी बच्चों को